हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तो पाथ दो ही तरह के होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, है ना। और हम लोग ये भी बात की कि स्ट्रेट लाइन कब होता है, पैराबोला कब होता है। थोड़ा सा याद दिलाते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। एक बात हो गई। इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन वेक्टर के कोलिनियर है, यानी कि एक्सेलरेशन के तरफ या एक्सेलरेशन के डायरेक्टली अपोजिट, उस केस में भी पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। और बात किए थे कि पैराबोला कब होगा, बाकी सारे केसेस, है ना। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में कोई एंगल हो 0 और 180 के अलावा, तब पाथ उस केस में पैराबोलिक होता है ना। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन में वो 4 इक्वेशंस वैलिड हो जाती हैं, है ना। वो जो 4 इक्वेशंस है उनको यूज करके कुछ क्वेश्चंस किए हम लोग, एक असाइनमेंट भी किए उस पर। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन का प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल ये ग्रेविटी वाला है, क्योंकि दिख रहा है सब तरफ, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस आज के लेक्चर में, ग्रेविटी के अंदर पार्टिकल का, और वो भी कौन सा, 1 डायमेंशन वाला मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। अभी यही वाला पार्ट चल रहा है, 1 डायमेंशन मोशन वाला ही पार्ट चल रहा है। फिर इसके बाद हम लोग 2 डायमेंशन मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट पे जाया जाएगा। चलिए, अच्छा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में किसी पार्टिकल को अगर रेस्ट से छोड़ा जाए या एक्सेलरेशन के कोलिनियर वेलोसिटी दिया जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दे या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दे, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई नया चीज नहीं है। लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे वो इक्वेशंस यूज करके इसी 1 डायमेंशन के मोशन क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे थे। ये भी 1 डायमेंशन का मोशन है, वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्लास में करते थे। नहीं, थोड़ा कुछ नई बातें भी इस लेक्चर में हम लोग को सीखना है, इसके लिए ये सब बात हम करने जा रहे हैं, है ना। पहले ऐसा करते हैं, चलिए हम क्वेश्चन बोलते हैं एक, वो क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिए एक बार, फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन लिखेंगे तो वो सोल्यूशन आप देखिएगा, ठीक है। फिर अपना आंसर मैच करिएगा कि ठीक है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग लिखना शुरू करिए। तो क्वेश्चन में हम लोग को करना ही होगा कि एक पार्टिकल होगा, एक पत्थर है मान लीजिए, या कोई बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, है ना। चलिए लिखिए, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी। ब्रैकेट में लिख दीजिए यहां पर g इज इक्वल टू, स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट क्लोज। वैसे हम लोग g का वैल्यू आप लोग शायद 9.8 हमेशा से लेते आए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थोड़े सिंपल रहे, इसके लिए हम लोग g का वैल्यू 10 लेने जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इसी क्वेश्चन में नहीं, आगे के क्वेश्चंस में भी g का वैल्यू हम लोग 10 ही लिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं, कैलकुलेशंस आसान हो, है ना। क्वेश्चन में अगर बताना होगा, क्वेश्चन बनाने वाले से आपको g का वैल्यू अगर वो चाहता होगा कि आप 9.8 लें, तो क्वेश्चन में लिख देगा कि g का वैल्यू 9.8 लीजिए। नहीं लिखता है तो हम लोग जनरली 10 लेके ही सॉल्व करते हैं। चलिए, अच्छा, तो हमने लिखा कि पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी, ब्रैकेट में लिख दिए g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड। 45 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड एक पार्टिकल को थ्रो कर दिए, ठीक है। अब वो जाएगा, वापस आएगा, तो ये पूरा जो उसका मोशन होगा, इस मोशन के बारे में क्या क्या बातें पूछी जा रही है हम एक एक करके पॉइंट वाइज बोल रहे हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जब कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि जाके आ जाने में, मतलब जब मान लीजिए ग्राउंड से थ्रो किया गया, वापस ग्राउंड तक आ जाने में टाइम कितना लगा, है ना, तो वो फ्लाइट का टाइम कहलाता है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लिखिए, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। 2 हो गए। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिखिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ द मोशन। मतलब उसके मोशन का जो पहला 1 सेकेंड होगा, उस 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चला एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की बात बतानी होगी। जैसे कि क्वेश्चन बनाने वाला ही अगर आपको कह दे कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कोई डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लिखेंगे। हम लोग की पहले इस बारे में बात हो चुकी है कि ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि किधर पॉजिटिव लेना है किधर नेगेटिव,
है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर लेना है ये ऑब्जर्वर डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन करके दिया हो कि किधर पॉजिटिव लेना है तो वही कन्वेंशन लेके आगे प्रोसीड करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये था कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, पहले एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है, फर्स्ट सेकंड ऑफ द मोशन, ठीक है। 3 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के। चौथा लिखिए, चौथे में लिखिए फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन, पूरे मोशन का अंतिम एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 4 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के, है ना। नेक्स्ट फिफ्थ, इस 5वें पार्ट में लिखिए फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड मोशन। अब ये जो 5th पार्ट है ये 4th वाले क्वेश्चन से अलग है। 4th क्वेश्चन में था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन, पूरे मोशन का अंतिम एक सेकंड। और अब क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड मोशन, ऊपर जाने वाला जो मोशन है, ऊपर जा रहा है फिर लौट भी तो रहा है, तो इसको 2 मोशन सोच सकते हैं, एक ऊपर जाने वाला एक लौटने वाला। तो ऊपर जाने वाले मोशन के अंतिम एक सेकंड में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट, 6वां पार्ट क्वेश्चन का, लिखिए फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ द मोशन, 5वें सेकंड में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, मोशन के 5वें सेकंड में। अच्छा, हम लोग पहले ये बात करते थे ना कि 5th सेकंड बोलने का क्या मतलब होता है, पिछले क्लास में बात कर रहे थे। 5th सेकंड बोलने का मतलब होता है t = 4 से लेकर t = 5 तक वाला, वो जो 1 सेकंड का इंटरवल है उसको बोलते हैं 5वां सेकंड है, 5th सेकंड। तो 5th सेकंड में सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। नेक्स्ट पार्ट 7वां है आई थिंक। 7वें पार्ट में लिखिए फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 6th सेकंड ऑफ द मोशन, 6वें सेकंड में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक बात है ना। अच्छा, और एक लिखिए कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के अंतिम 2 सेकेंड में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, अगले पार्ट में लिखिए फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर लास्ट 20 मीटर्स ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, ऊपर जाने का जो जर्नी है, ऊपर जाने का जो मोशन है उसके लास्ट 20 मीटर्स चलने में उसको टाइम कितना लगा, ठीक बात है, ये हुआ। और एक और लिखिए कि फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट वाज 20 मीटर्स बिलो द टॉप मोस्ट पॉइंट, उसका जो मोशन है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा वहां से जब 20 मीटर्स नीचे होगा तो उसका स्पीड कितना होगा, ये पता करना है ना। और नेक्स्ट पार्ट, इसमें लिखिए फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल मोशन, पूरा जो मोशन है उसका एवरेज वेलोसिटी बताइए, है ना, ये हो गया। और नेक्स्ट लिखिए फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द टोटल मोशन, पूरे मोशन का एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है ना। चलिए ये सारे पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन में सिंपली इसने इतना दिया है कि 45 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिए, है ना। अब एक बार आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करिए, कॉपी में सॉल्व करके देखिए, फिर हम आगे जो सोल्यूशन बताने जा रहे हैं इसके बाद एक बार सॉल्व कर लीजिएगा तब ये देखना शुरू करिए, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं तब तक। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स जो हम लोग अक्सर यूज करेंगे आगे चल के, है ना, क्वेश्चंस में जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और मोशन हो रहा होगा, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं ना ये हम लोग अक्सर यूज करते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं क्या क्या। देखो पहला तो मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर बात करें, किसी चीज को अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो उसका ऊपर जाने का मोशन और वहां से वापस लौटने का मोशन देखा जाए तो बड़ा सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, बहुत से सेंस में एक जैसा होता है ना। जैसे कैसे क्या बोले, ऊपर जाने में जितना ऊपर जाता है लौटते वक्त उतना ही नीचे आता है, एक तो ये बात हो गई। फिर क्या, ऊपर जाने में जितना टाइम लगाता है
लौटने में उतना ही टाइम लगाता है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ऊपर जाते वक्त वो जिस रेट से डी एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेट से डी एक्सेलरेट कर रहा है, वापस आते समय वो उतने ही रेट से एक्सेलरेट कर रहा होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो देखा जाए तो ऊपर जाने का वापस लौटने का मोशन जो है बहुत कुछ सिमिलर एक जैसा होता है। अच्छा, और एक बात बताते चलो, ऊपर जाने के मोशन में जैसे मान लो कोई कहे कि कहीं पहुंचा नहीं पर्टिकुलर हाइट पे, मान लो उसको यहां से चल के यहां तक जाना था और लौटना था, तो जब यहां से चल के यहां तक इस हाइट तक पहुंचा होगा, रास्ते में होगा, तो जाते वक्त उसका स्पीड जितना रहा होगा, लौटते वक्त जब इतने ही हाइट पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड उतना ही रहता है। सिमेट्री, यहां पर भी सिमेट्री दिख रही है। हाँ, वेलोसिटी सेम है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, जाते वक्त ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, लौटते वक्त नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन वाला चक्कर है ना, डायरेक्शन अलग अलग है, वो ठीक है। लेकिन सिमेट्रिकल क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपस में सिमेट्रिकल है ना। तो ये बात अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, सिमेट्री वाली बात कि जाने का मोशन लौटने का मोशन सिमेट्रिकल है, तो इससे हम लोग कई क्वेश्चंस को आसान कर लेते हैं, है ना। इसको हम लोग कई क्वेश्चंस में यूज करेंगे इस बात को कि देखो सिमेट्री होती थी तो जाते वक्त अगर ऐसा था तो लौटते वक्त ऐसा होगा। हम लोग कुछ ऐसी बातें आगे चल के करने वाले, है ना। चलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, फिलहाल हम नोट करके आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहते हैं, है ना, जो कि इस मोशन में, इस तरह के सारे मोशन में वैलिड हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा करिए, नोट लिखिए, नोट में कुछ पॉइंट्स NOT नोट करके कुछ पॉइंट्स, पहला पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो नोट का जो पहला पॉइंट होगा वो यही सिमेट्री वाला होगा। पहला पॉइंट वही सिमेट्री वाला जो अभी हम बता रहे थे कि जाने का मोशन लौटने का मोशन सिमेट्रिकल होता है। इस बात को बैक ऑफ द माइंड में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं जहां जरूरत पड़ेगी इसको यूज किया जाएगा। चलो लिखो, पहला पॉइंट लिखिए, when a particle is thrown vertically under gravity, its upward motion and downward motion are symmetrical। ठीक है ना, उसका ऊपर जाने का मोशन और वापस लौटने का मोशन सिमेट्रिकल होता है। अभी इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, अभी सिर्फ इतनी बात लिख के इसको रखिए, आगे जैसे चल के जैसे जैसे इसको यूज करते जाएंगे हम बताएंगे देखो सिमेट्री वाली बात यूज कर रहे हैं, है ना। एक बात हुई। चलिए दूसरा पॉइंट। अब देखो दूसरे पॉइंट में देखो क्या कह रहे हैं, हमने कहा था ना कि जाने का मोशन लौटने का मोशन एक जैसा सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि जाने में जितना टाइम लगता है लौटने में उतना ही टाइम लगता है। ठीक बात है। ये टाइम कितना होता है ना, ये बड़ा सिंपल सा होता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है 45 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए, तो जाने में टाइम लगा होगा 4.5 सेकंड, लौटने में भी 4.5। कोई कहे 49 मीटर पर सेकंड से अगर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो जाने में टाइम लगेगा 4.9 सेकंड, लौटने में भी 4.9 सेकंड। एकदम सिंपल ऐसे बताया जाता है, बिना इक्वेशन लिखे सीधा आंसर, है ना। अगर कोई कहे कि 56 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए थे, तो जाने में टाइम लगेगा 5.6 सेकंड, लौटने में भी 5.6, मतलब सीधा आंसर देते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है। यही वाला पॉइंट अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। एक बार इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि किसी चीज को अगर हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं, है ना, मान लेते हैं कि उसको कुछ वेलोसिटी दी है V0, है ना, और इसको जाने में कितना टाइम लगा, मतलब ऊपर तक पहुंचने में, मान लो यहां तक पहुंच के लौट रहा है, तो यहां किस समय पे पहुंचेगा, यहां पर किस समय पहुंचेगा, अगर हमको ये पता करना हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। यहां पर यहीं तक पहुंच के अगर लौटना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो रेस्ट पे आएगा, मतलब वहां जाके वेलोसिटी 0 होगी। तो यहां से यहां तक की मोशन के लिए ये फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है V0, हम ये वाला इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, V = U + AT, है ना। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इसको लिख रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है V0 प्लस V0 लिख रहे हैं, देखो ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस। एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन इज G डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो नीचे वाला डायरेक्शन तो नेगेटिव है, तो एक्सीलरेशन की जगह क्या लिख रहे हैं, -10 × T, है ना, या इसको G लिख देते हैं फिलहाल, यहां पर इसको G लिख दे रहे हैं, -G। अच्छा, एक चीज हम यहीं पे बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के हमेशा हम लोग ये चीजें यूज करते हैं। जब हम G लिखते हैं ना, स्मॉल g, तो स्मॉल g इज अ नंबर, इज अ स्केलर नंबर। स्मॉल g अपने आप में एक वेक्टर नहीं है ना। अच्छा, हम लोग जब कहते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, है ना, देखो एक बात समझने वाली है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और हम कह रहे हैं कि जो स्मॉल g है दैट इज अ नंबर,
है ना, वो नंबर है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। या ऐसे बोले कि कभी अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है 9.8 तो हम लोग 10 लिख रहे होंगे उसको, ठीक है। तो 10 इज अ नंबर, है ना, 10 इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो g इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन कोई कहे कि नहीं सर हम एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज g, है ना। नहीं, ऐसे तो हम लोग ये भी कहते हैं वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। 10 तो स्केलर है, वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो वेलोसिटी कैसे 10 हो सकता है? नहीं ना। जब कोई कहे आपसे कि वेलोसिटी इज 10 तो उसका मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज 10 प्लस कुछ डायरेक्शन भी है जो बताया जाएगा, है ना। उसी तरह से जब हम कहते हैं ना एक्सेलरेशन इज g, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट बात हुई। हम कहेंगे, हमको कहना चाहिए एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स। तो g क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, एक स्केलर नंबर है। और जब हम कहें डाउनवर्ड्स तो वो डायरेक्शन हुआ, और दोनों मिला के एक्सेलरेशन हुआ, है ना। तो ये सब बात कहने का हमारा सेंस क्या है, हम क्यों समझा रहे हैं आपको ये सब? पॉइंट ये है कि हम लोग आगे चल के इसी चैप्टर में नहीं, आगे के सारे चैप्टर्स में स्मॉल जी कई जगह यूज करते हैं। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि स्मॉल जी जो हम लिख रहे हैं उसमें कोई साइन है प्लस या माइनस, है ना। वेक्टर्स में ना साइन से साइन होगा और डायरेक्शन होगा। स्मॉल जी सिर्फ प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, उसमें कभी माइनस 10 नहीं होगा। स्मॉल जी इज नॉट माइनस 10, स्मॉल जी इज नॉट माइनस 9.8, स्मॉल जी इज प्लस 10 या प्लस 9.8, ऑलवेज स्केलर नंबर है, मैग्नीट्यूड है वो। और फिर प्लस या माइनस उसके पहले हमें लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता है डायरेक्शन बताने के लिए, तब वो वेक्टर होता है। अब जैसे कि यहां पर देखो मैंने a की जगह माइनस जी लिखा हुआ है ना। a क्या था? वेक्टर था, एक्सेलरेशन वेक्टर। और यहां स्मॉल जी तो एक स्केलर नंबर है, 10 है नहीं, और यहां माइनस लगाए तब ये वेक्टर हुआ। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ना माइनस, यहां पे प्लस या माइनस। तो यहां पे ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये दोनों मिला के जो लिखा है ये एक्सेलरेशन है। चलिए अच्छा, हाँ ये सब बातें बोलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आगे चल के यही सब छोटी छोटी जो बातें वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती। चलिए वापस आते हैं। तो यहां पर ये टाइम अगर हम लोग निकालें तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो v0 अपॉन g, है ना। तो जितने वेलोसिटी से थ्रो किए अपॉन g हम लोग 10 ले रहे हैं। तो ये जैसे हम लोग अगर कहें कि 45 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए थे तो 45 अपॉन 10 इज 4.5। कोई कहे 96 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए थे तो 96 अपॉन 10 इज 9.6, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखा जाएगा। किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो ऊपर जाने में टाइम लगता है u बाई जी, जितने से फेंके थे u उसका स्पीड, इनिशियल स्पीड बाई g, इतना टाइम लगता है ऊपर जाने में। वापस आने में भी उतना ही लगता है u बाई जी। यहां पर जो हम कह रहे हैं ना u बाई जी, तो u क्या है? उसका इनिशियल स्पीड, कितने से थ्रो किए थे। तो u बाई जी टाइम जाने में, u बाई जी टाइम लौटने में लगता है। चलिए अच्छा, इसको हम हटाते हैं, ये नोट हम अभी आपको लिखवा रहे हैं। चलिए, तो नोट का पहला पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं, सेकंड पॉइंट लिखने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में लिखिए, व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी विथ स्पीड u स्पीड से थ्रो किए, देन टाइम टेकन फॉर द अपवर्ड जर्नी इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर द डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू, फिर से इक्वल टू लगाइए, इज इक्वल टू u बाई जी। ऊपर जाने में टाइम उतना ही होता है जितना लौटने में, और वो कितना होता है u बाई जी, जितने स्पीड से थ्रो किए थे अपॉन g। ठीक है, चलिए नोट के 2 पॉइंट्स हो गए। नोट का थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखो होता ये है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किसी पार्टिकल को अगर रेस्ट से ड्रॉप कर दिया जाए, ग्रेविटी में रेस्ट से ड्रॉप कर दिया जाए, तो उसके लिए मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखो नोट में ही अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो किसी चीज को अगर रेस्ट से ड्रॉप कर दिया जाए तो एक बात ये होती है कि उसको h हाइट नीचे आ जाने में, जहां से ड्रॉप किया गया है रेस्ट से, वहां से h हाइट नीचे आ जाने में अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी इतना टाइम लगता है ना। ये रूल है। देखो कैसे कैसे आया, पहले वो समझाते हैं, फिर ये नोट आप लिखिएगा। रेस्ट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, है ना, ग्रेविटी में, तो हम कह रहे हैं कि यहां से इसको h हाइट नीचे आने में जो टाइम लगता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, है ना। तो ये कैसे आया, देखो कोई कहे कि यहां से यहां तक आने में मान लेते हैं t टाइम लगा, है ना। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने जा रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो ये इक्वेशन है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, ऊपर को पॉजिटिव मानते हुए ये सब लिखना। अच्छा, ये सब वेक्टर्स होते हैं ना, एस यू और ए, जैसे पिछले क्लास में बात हो रही थी, ये चारों जो इक्वेशंस हैं ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, तो वो सब वेक्टर होते थे। ये वेक्टर है एस यू और ए, तो साइन के साथ पुट करना होगा। पहले डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से चल के यहां तक आया, नीचे डायरेक्शन में आया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव लिखा जाएगा। और कितना मैग्नीट्यूड में है, h, उसका मैग्नीट्यूड है, तो हो जाएगा माइनस h, माइनस मतलब डायरेक्शन माइनस में है और मैग्नीट्यूड है h, इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, रेस्ट से ड्रॉप किए थे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ है और g है, इसलिए इसको माइनस g लिख रहे हैं, इंटू टी स्क्वायर, है ना। अब यहां से टाइम पता कर लेते हैं, t विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, रूट 2h बाई जी, इतना टाइम लगता है h डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अच्छा, ये जो अभी हम लोग नोट में जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसमें जो भी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे ना, ये सारी स्केलर इक्वेशंस हैं, सब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब जैसे यहां पे हम क्या कह रहे हैं, यहां से h डिस्टेंस नीचे आने में टाइम, ये मैग्नीट्यूड है ना, h डिस्टेंस नीचे आने में इतना टाइम लगता है, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। चलिए, तो ये पॉइंट अब हम लोग लिखा जाए, इसको हम हटा देते हैं। नोट का ये जो थर्ड पॉइंट है, ये आप लिखना शुरू करिए, लिखिए, व्हेन ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, है ना, व्हेन ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से ड्रॉप किया जाए अंडर ग्रेविटी, तो अच्छा, इसी थर्ड में हम लोग कुछ पार्ट्स बना लिया जाएगा, इसका ए पार्ट, है ना, आप लिखिए ए, तो ऐसे लिख रहे हैं आप, व्हेन ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, उसके बाद ए लिख रहे हैं, पहला पार्ट, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट h डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, है ना। तो ये अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी वाली बात, ये आप लोग ए पार्ट में लिख रहे हैं, है ना। टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट h डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, है ना, एक बात हुई। अब इसका बी पार्ट, ये तो एक बात होगी, रेस्ट से ड्रॉप किए थे, तो उसमें पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, हम क्या कह रहे हैं कि h हाइट नीचे आने पर जो पार्टिकल का स्पीड होगा वो रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट 2gh इतना होगा, है ना। ये भी हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं, देखो कैसे, मान लीजिए रेस्ट से ड्रॉप किए थे और कोई कहे कि h डिस्टेंस नीचे आया, तो यहां पहुंचने पर इसका स्पीड कितना हो गया बताना है ना। इनिशियली यहां से रेस्ट से छोड़े थे, मतलब पहले का स्पीड 0 था, यहां का स्पीड कुछ v लिख दे रहे हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, है ना। तो अब यहां से यहां तक के मोशन के लिए हम लोग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, है ना। तो यहां पहुंचने पर v कितना हो गया ये तो बताना ही है, इज इक्वल टू, अच्छा स्पीड अगर हम लोग नीचे की तरफ है, अच्छा चलिए इसको कुछ और मानते हैं, इसको v1 मानते हैं, है ना। यहां पर भी v लिखा था, यहां पर भी v लिख रहे हैं ना, वैल्यू अलग मान लिया कुछ, ताकि यहां पे दिखे कि अलग चीजें लिख रहे हैं। फिर से लिखते हैं, चलिए। तो यहां से यहां तक गिरने पर स्पीड अगर v1 हो गया है, तो अगर स्पीड है v1 तो वेलोसिटी कितना लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ लिखना होगा। यहां पर ये जो है ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी यहां पर v डॉट v लिखे थे, याद आ रहा है, इस इक्वेशन में आपको ऐसे बताया गया था ना, v डॉट v, ये वेलोसिटी होता था, है कि नहीं। तो नीचे की तरफ है तो माइनस v1 लिखेंगे, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो माइनस v1 मतलब स्क्वायर हो जाएगा ना, तो v1 स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए फाइनली यहां पर v1 स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, है ना। जैसे पिछली क्लास में ये बात हुई थी शायद आपसे कि डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे होते, मान लो a वेक्टर डॉट a वेक्टर करते हैं तो मॉड a स्क्वायर आता है ना, मॉड a मॉड b cos थीटा cos 0 इज 1, तो मॉड a स्क्वायर हो जाएगा, तो वो स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस v1 लिख के भी स्क्वायर ही आएगा। चलो, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन एंड g, इसलिए माइनस g 2a, और डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और h है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। तो यहां से v1 जो आएगा स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gh इतना आ जाएगा, ठीक बात है।
तो ये वाला पॉइंट हम लोग थर्ड के सेकंड वाले पॉइंट में लिखने जा रहे हैं, है ना। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए लिखिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए, स्पीड आफ्टर ट्रेवलिंग फर्स्ट h डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ 2gh, है ना। पहला h डिस्टेंस ट्रेवल करने पर स्पीड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहला t टाइम में रेस्ट से जब छोड़ा गया था पार्टिकल को, तो पहले t टाइम में कितना डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा t सेकेंड्स में, पहले t सेकेंड्स में। तो देखो उसको भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से तो एक बार लिख ही लेते हैं और फिर उसको याद रखा जाएगा कि ऐसा होता है। चलिए किसी चीज को रेस्ट से छोड़ने जा रहे हैं, ग्रेविटी में छोड़ दिया और हमको पता करना है कि कितना h हाइट नीचे आया, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता करना है t टाइम में। t टाइम में कितना नीचे आया, अगेन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ और h, इसलिए माइनस h लिख रहे हैं डायरेक्शन के साथ। इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस g t स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ से माइनस और माइनस हटा लें अगर, तो h डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट है, ये भी हम लोग ध्यान रखा जाएगा कि पहले t सेकंड में कोई चीज कितना नीचे आता है तो हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन लिख के यहां तक अब बार बार नहीं पहुंचाया जाएगा, इसको ध्यान रखा जाएगा। ये जो नोट में पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, ये इसीलिए लिख रहे हैं एक्चुअली कि ये पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रखा जाएगा, बार बार इनके लिए इक्वेशंस लिखने पे नहीं जाया जाएगा, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट t सेकंड्स इज हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में इसको लिखते हैं। चलिए तो लिखिए, व्हेन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, अच्छा ये तो हम लोग लिख चुके हैं ना, पहले यहां पे लिख चुके हैं, व्हेन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी लिख चुके हैं ना, उसका ही 3 पार्ट्स लिख रहे हैं। तो अब सीधा सीधा यहां से सी पार्ट में ये लिखना शुरू करिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड्स इज हाफ जी टी स्क्वायर। पहले t सेकेंड्स में हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस चलता है, ये सी पार्ट में हमने लिख दिया, है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन हम आपको शुरू में बोले थे उस क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। ये सारी बातें उसमें यूज किया जाएगा हम लोग जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में था कि एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, 45 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया। तो यहां से हम इसको 45 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिए, ये ऊपर जाएगा और जाके वापस आएगा, है ना। इसी लाइन पे जाएगा और इसी लाइन पे वापस आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या बातें पूछी गई, एक एक करके हम सारे पार्ट्स सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट, पहले पार्ट में कहा गया था कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका। तो हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे, जाने में टाइम लगेगा 4.5 सेकेंड, 45 बाई जी नहीं u बाई जी। तो 4.5 सेकेंड जाने में, 4.5 सेकेंड लौटने में, टोटल टाइम इज 9 सेकेंड्स। तो ये 9 सेकेंड हो गया, सीधा आंसर लिखा जाएगा, है ना, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा आंसर। सेकेंड पूछा गया कि कितना हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, हम सीधा आंसर लिखने जा रहे हैं, मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो सकता था ना कि हमको पता है जाने में टाइम लगा है 4.5 सेकेंड्स, तो हम लिख सकते थे कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इज इतना, तो 45 इंटू 4.5 ut और प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज -10 नीचे की तरफ 10 इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह पे अगेन 4.5, नहीं ऐसे लिख सकते थे। कहां तक गया, तो टाइम पता है तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम सीधा आंसर लिखने जा रहे हैं। देखो अब देखो, ऐसे सोचना चाहिए कि जितना ऊपर गया है वो बताना है, तो जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे, उतना तो नीचे भी आया है, जितना डिस्टेंस ऊपर गया है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी तो आया होगा, है ना। और जब यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा तो वहां पे रेस्ट पे भी आया होगा,
है ना, इस मोशन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो वहां रेस्ट पे आएगा और तब लौटेगा, है ना। तो एक बार अगर केवल लौटने वाला मोशन सोचा जाए तो ये रेस्ट पे है और यहां से गिरना शुरू किया, है कि नहीं। तो रेस्ट से कोई चीज गिरना शुरू करे तो टी टाइम में कितना नीचे आती है, जो हम लोग अभी भी नोट लिखे हैं थर्ड पॉइंट का सी पार्ट, टी टाइम में कितना नीचे आता है कोई चीज, तो हाफ जी टी स्क्वायर आंसर है ये। तो हम सीधा आंसर लिखने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। जो पूछा गया था ना कितना हाइट गया, तो जितना हाइट गया उतना ही हाइट नीचे आया, और कितना नीचे आया 4.5 सेकंड तक गिरा है, इसलिए हाफ इंटू जी इंटू 4.5 का स्क्वायर, ये सेकंड आंसर हो गया, ठीक है ना। थर्ड वाले में कहा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन, पहले एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना था। तो एस एनथ वाली इक्वेशन हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में, है ना। तो एस एनथ वाली इक्वेशन से लिख सकते हैं। अब जैसे कोई कहे कि इस इक्वेशन में, अच्छा ये जो लिख रहे हैं ये वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है तो सब साइन वगैरह का ध्यान रखना होगा। एस एनथ इज होता था कितना, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, है ना, ऐसा होता था। इसमें वैल्यूज पुट कर दी जाए तो एस एनथ बताना है, एस फर्स्ट बताना है, पहले एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल, ये तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा ना, ये अभी डिस्प्लेसमेंट बताने वाला है आंसर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है। चले u इज कितना, तो 45 प्लस a बाई टू, a इज माइनस 10 बाई टू इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, nth सेकंड जो होता है वही n यहां पुट किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज 1, ये हो जाएगा 5, 45 माइनस 5 इज 40, तो प्लस 40 आंसर आया। तो इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले एक सेकंड में ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 40 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस ट्रेवल भी पूछा है, और यही जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसके मैग्नीट्यूड को ही हम डिस्टेंस ट्रेवल आंसर दे देंगे। क्यों, हम लोग सीखे थे कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं किसमें, यूनिडायरेक्शनल मोशन में, और ये पहले एक सेकंड का मोशन जो है यूनिडायरेक्शनल ही है। हम लोग अभी बात किए थे कि 4.5 सेकंड्स लग रहा है इसको ऊपर तक जाने में, तो यहां से यहां जाने में अगर 4.5 सेकंड लग रहा है तो पहले एक सेकंड में तो यहां से अभी रास्ते में ही होगा, इधर ही कहीं पहुंचा होगा, तो एक ही डायरेक्शन में चला है, यूनिडायरेक्शनल मोशन है ना। तो इसलिए अच्छा पूरा मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं है ना, पूरा मोशन नहीं है ना, पहले देखो ऊपर जा रहा था फिर वापस लौट रहा है, तो डायरेक्शन बदल गया, पूरा मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं है। हाँ, लेकिन पहले एक सेकंड का मोशन यूनिडायरेक्शनल है, तो पहले एक सेकंड के मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट जो निकाले हैं उसी के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40 मीटर, है ना। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट इसमें हमसे पूछा गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन, पूरे मोशन के अंतिम एक सेकंड में जा रहा होगा, लौट रहा होगा, तो अंतिम यहां से यहां तक एक सेकंड में कितना आया, है ना। तो देखो अब सिमेट्री वाली बात, जो सिमेट्री वाली बात की थी ना कि जाने वाला मोशन लौटने वाला मोशन सिमेट्रिकल होता है, तो इसलिए हम देखो कैसे सोच रहे हैं, पहले एक सेकंड में ये जितना ऊपर गया होगा अपने मोशन के अंतिम एक सेकंड में उतना ही नीचे आया होगा। कैसे पता, सिमेट्री से पता, है ना। तो पहले एक सेकंड में हम लोग अभी पता किए थे कि 40 मीटर ऊपर गया है, तो अंतिम एक सेकंड में 40 मीटर नीचे जा रहा होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ जो पार्ट है उसका आंसर क्या हो गया, 40 मीटर और डायरेक्शन क्या, नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 मीटर और नीचे, इसलिए माइनस लिख दें, -40 लिख दे रहे हैं, इतना मीटर, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, वो तो 40 ही होगा नहीं, इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो लास्ट 1 सेकंड में ऐसा हो रहा होगा। चले, अच्छा तो यहां तक हुआ, फोर्थ क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड मोशन, ऊपर जाने का जो मोशन है उसके अंतिम एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब देखो कैसे सोच रहे हैं, ऊपर जाने के मोशन में अंतिम एक सेकंड में वो जितना ऊपर गया होगा
यहां से लौटते वक्त पहले 1 सेकंड में उतना ही नीचे आया होगा। सिमेट्री वाली बात कि जाने वाला मोशन लौटने वाला मोशन सिमेट्रिकल होता है। तो अगर ये अंतिम 1 सेकंड में जाते वक्त इतना गया था तो लौटते वक्त यहां से पहले 1 सेकंड में उतना ही नीचे आना होगा, है ना। और इसी को देख के हम आंसर लिखने जा रहे हैं सीधा। बस आंसर क्या है, पहले 1 सेकंड में ये कितना नीचे आएगा वही आंसर हम दे देते हैं, उतना ही ये अंतिम 1 सेकंड में जाते वक्त गया होगा। तो हम लोग सीखे थे कि टी टाइम में रेस्ट से चलने के बाद, रेस्ट से शुरू करने के बाद टी टाइम में कोई चीज कितना नीचे आती है तो कितना होता था, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कितना है, हाफ जी, और टाइम है 1 सेकेंड तो 1 स्क्वायर, हाफ जी 1 स्क्वायर मतलब कि 5 मीटर। तो इसका मतलब ये भी 5 मीटर होगा। ये अगर 5 मीटर है तो ये जाते वक्त अंतिम 1 सेकंड में 5 मीटर ऊपर गया होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की तरफ 5 मतलब +5, है ना। सिमेट्री से आंसर लिख देंगे सीधा। चलिए आंसर लिखने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू +5 मीटर लिखेंगे और इसको अच्छा हाफ जी टी स्क्वायर से लिख दे रहे ना, प्लस ऑफ हाफ जी 1 स्क्वायर दैट इज 5 मीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इसी का, वो भी तो 5 ही है ना, इसी का मैग्नीट्यूड। ये भी तो यूनिडायरेक्शनल है ना, यहां से यहां तक का मोशन है ना, अंतिम 1 सेकंड का मोशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। चलिए अच्छा, तो ये हो गया, 5 पार्ट्स कर लिए हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट में कहा गया कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th सेकेंड, 5वां सेकेंड। अब 5वां सेकेंड कब से कब तक का होता है, t इक्वल टू 4 से लेके t इक्वल टू 5 तक का जो मोशन होगा वो 5वें सेकेंड का मोशन कहलाएगा। जैसे नहीं पहले कहते थे कि nth सेकेंड कौन सा होता है, t इक्वल टू n-1 से लेके t इक्वल टू n तक वाला, वैसे ही 5वां सेकेंड मतलब t इक्वल टू 4 से लेके t इक्वल टू 5 तक। हम दोबारा इधर बना दे रहे डायग्राम। चलिए यहां से थ्रो किया गया था, ये सीधा जा रहा था और जाके वापस लौटता है, और हमको ये पता है कि यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पर t इक्वल टू 4.5 पर पहुंचा था। 45 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था ना, t इक्वल टू 4.5 पर यहां पहुंचा होगा। तो अगर t इक्वल टू 4.5 पर यहां पहुंचा है तो 5वां सेकंड तो होता है t इक्वल टू 4 से 5 तक का, t इक्वल टू 4 पर कहां होगा। अगर t इक्वल टू 4.5 पर इधर है तो t इक्वल टू 4 पे थोड़ा नीचे रहा होगा ना जाते वक्त, यहां से अभी जा रहा होगा और थोड़ा नीचे, मतलब t इक्वल टू 4 पे इधर कहीं पहुंचा होगा। t इक्वल टू 4.5 पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, और t इक्वल टू 5 पे कहां पहुंचा होगा, ऑब्वियसली यहां से यहां तक आधा सेकंड है। देखो t इक्वल टू 4 से लेकर t इक्वल टू 4.5, तो लास्ट हाफ सेकंड में जितना ऊपर गया है, लौटते वक्त पहले हाफ सेकंड में उतना ही नीचे आएगा। मतलब t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 4.5 से हाफ सेकंड आगे, मतलब t इक्वल टू 5 पे वहीं पहुंच जाएगा। सही बात है कि नहीं, उतने ही हाइट पर मतलब पहुंच जाएगा। तो फाइनली हमको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है कि t इक्वल टू 4 से लेके 5 तक का डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। t इक्वल टू 4 पर भी यहां पर था और t इक्वल टू 5 पर भी यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, सेम लेवल पे है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, ये 6th था। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 क्योंकि वहीं पर है t इक्वल टू 4 और 5 पर। और उसके बाद आई बात डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 नहीं है ना। पहले तो एक बात की, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर इस केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल नहीं रह गया। 4 से 5 तक का मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं है, जा भी रहा है लौट भी रहा है। तो ऊपर जा रहा था, पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर था, और फिर यहां से यहां तक नीचे आ रहा था, तो डायरेक्शन चेंज कर गया। तो इस टाइम इंटरवल का मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसलिए इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं लिख सकते। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग से पता करना होगा। तो देखो कैसे करें, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना ऊपर गया, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना लौटा, दोनों डिस्टेंसेस जोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। ये गया कितना, लौटा कितना। और हम लोग सिमेट्री से जानते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं। अच्छा, कितना लौटा, यहां से यहां तक देखो t इक्वल टू 4.5 से लेकर t इक्वल टू 5 तक का आधा सेकंड का मोशन है। तो आधे सेकंड में कोई चीज कितना नीचे आएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर, t की जगह हाफ पुट कर देंगे, है कि नहीं, आधा सेकंड।
और ये भी उतना ही, ये भी उतना, तो डबल कर दें तो आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस लिख रहे हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ जी, और t इज हाफ, नहीं हाफ जी टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना 2 टाइम्स क्यों करें, ये वाला और ये वाला मिला के, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g माने 5 और ये बाई 4 इतना मीटर, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो ये बात हुई कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट 5th सेकंड में कितना है। अच्छा, फिर ये भी पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 6th सेकंड, 6वें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो 6वां सेकंड कब से कब तक का कहलाएगा, t = 5 से लेके t = 6 तक का। t = 5 पे देखो यहां था, t = 6 पे यहां पहुंचा होगा, नीचे आया होगा थोड़ा, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है यहां से यहां तक के मोशन के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव होगा, नीचे आ रहा है यहां से यहां तक, तो नेगेटिव में आंसर लिखना होगा ना डिस्प्लेसमेंट का। एनीवे, ये यहां से यहां तक का हमको, अच्छा एक चीज बताते हैं, देखो t = 5 से लेके 6 तक यहां से यहां तक 1 सेकंड बीता होगा, यहां ये 1 सेकंड है ना, t = 5 से लेके 6 तक का 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड। कोई कहे कि इस 1 सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर कर दे, हाफ जी 1 स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इसको ऐसे लिख दे रहे हैं हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 5 मीटर ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा ये। वो जो रूल था कि पहले t सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर नीचे गिरता है कोई चीज, कब रेस्ट से चलना शुरू करे तब। अब यहां से यहां तक के मोशन में यहां पर वेलोसिटी 0 नहीं है, तो यहां से ये रेस्ट से चलना थोड़ी शुरू किया कि यहां से यहां तक में हाफ जी टी स्क्वायर लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करना है, यहां से कहीं तक जाना हो तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर रेस्ट पे है, लेकिन यहां से यहां तक में हाफ जी टी स्क्वायर नहीं लिख देंगे सीधा, क्योंकि यहां पर रेस्ट पे नहीं है। अच्छा चलिए, तो कितना होगा ये डिस्टेंस, तो देखो ऐसे कर सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक हाफ जी टी स्क्वायर करके निकाल लें कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लें हाफ जी टी स्क्वायर करके, और ये वाला जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उसमें ये वाला यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस को घटा दें, माइनस कर दें, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला जो बताना है ना। तो पूरा यहां से यहां तक का, अच्छा टाइम कितना है, t = 4.5 से लेके t = 6 तक का, है ना। 1.5 सेकेंड्स, मतलब 3/2 नहीं, 1.5 सेकेंड्स है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा हाफ जी 1.5 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हाफ जी 0.5 का स्क्वायर। अच्छा वो तो निकाले ही थे यहाँ पे, देखो ये चीज हाफ जी 2 टाइम्स भी किए थे ना, 2 नहीं रहेगा, बस 1/8 हो जाएगा, चलो लिखा जाएगा। तो ये डिस्टेंस लिखा जाए और उसमें से ये वाला डिस्टेंस घटा दिया जाए, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जो हमको बताना है कि नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट लिख रहे हैं हम लोग, 7th पार्ट। अच्छा पहले डिस्टेंस ही लिख दे रहे हैं, है ना, डिस्टेंस कितना चला, तो कैसे लिखेंगे, तो हाफ जी और 1.5 3/2 का स्क्वायर में से घटा देंगे हाफ जी 1/2 0.5 का स्क्वायर, सही है ना। ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दिए, चलिए तो ये देख लेते हैं कितना आया। दिस इज इक्वल टू हाफ जी और दिस इज 9/4 माइनस 1/4 दैट इज 8/4 दैट इज 10, है ना। ये 2 हो जाएगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, जी आएगा, मतलब 10 मीटर। तो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है t = 5 से लेके t = 6 तक का। और कोई कहे कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहां लिख दे रहे हैं विल बी इक्वल टू -10, मतलब डायरेक्शन में माइनस नीचे की तरफ और 10, है कि नहीं। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 6th सेकेंड। चलिए अच्छा, फिर आपसे ये पूछा गया नेक्स्ट पार्ट, अच्छा इसको हटाते हैं पहले। चलिए तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड मोशन, ऊपर जाने के मोशन के अंतिम 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताइए। चलिए तो ऊपर जाने के मोशन के अंतिम 2 सेकेंड्स में सिमिट्री से आंसर हम लिखने जा रहे हैं।
मान लो अंतिम 2 सेकंड में अगर ये इतना ऊपर गया था तो लौटते वक्त पहले 2 सेकंड में उतना ही नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा 2 सेकंड में? यहां पे तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, तो हाफ जी 2 स्क्वायर 2 सेकंड में इतना, मतलब कितना हो गया 20 मीटर, है ना। तो ये भी 20 मीटर होगा इसका मतलब। और आंसर लिख देते हैं। तो आंसर हो गया क्वेश्चन का 8th पार्ट था ये। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इज ऊपर की तरफ 20, तो ये भी 20 प्लस 20 नहीं, यहां से यहां तक ऊपर के डायरेक्शन में 20 मीटर। तो ये हो गया सॉरी। तो इसके बाद आपसे कहा गया कि फाइंड टाइम टेकन टू कवर लास्ट 20 मीटर्स ऑफ अपवर्ड जर्नी। ऊपर जाते वक्त का अंतिम 20 मीटर चलने में टाइम कितना लगा, है ना। तो देखो कैसे कह रहे हैं, ये तो यही हो गया खैर। एनीवे हम देखो कैसे बोलेंगे, ऊपर जाते वक्त अंतिम 20 मीटर चलने में उतना ही टाइम लगेगा जितना लौटते वक्त पहला 20 मीटर नीचे आने में लगा। तो इसके लिए हम लोग नोट लिखे हैं ना कि कोई चीज को रेस्ट से अगर चलाया जाए, रेस्ट से ड्रॉप कर दिया जाए, तो पहला h हाइट नीचे आने में टाइम लगता है √2h/g, है ना। तो 20 मीटर नीचे आने में टाइम √2 × 20/g 2h/g, है ना। तो 9th वाले में टाइम लगेगा √2h/g 20 मीटर बाई g, तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड, है ना। ये बात समझ में आ रही होगी शायद। देखो फिर से बोले हम क्या कर रहे हैं, हमसे पूछा गया था कि यहां से यहां तक लास्ट 20 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, तो हमने कहा कि यहां से लौटने में 20 मीटर नीचे आने में जितना टाइम लगेगा वही आंसर होगा। और h हाइट नीचे आने में टाइम लगता है √2h/g, 20 मीटर्स नीचे आने में टाइम √220/g, तो यहां से 2 सेकेंड्स आ जाएगा। यहां रेस्ट से चलना शुरू किया इसलिए फॉर्मूला यूज कर पाए। ये दोनों तो सेम ही हो गया नहीं, 8th वाला क्वेश्चन और 9th वाला। तो कुछ अलग पूछ सकते थे, मान लो यहां पे कोई कहता कि लास्ट 40 मीटर चलने में टाइम कितना लगा, ऊपर जाते समय लास्ट 40 मीटर चलने में टाइम कितना लगा। तो कैसे कर सोचेंगे कि पहला 40 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगा। तो पहला 40 मीटर नीचे आने में टाइम होगा √2 × 40/g, तो √8, है ना। चलिए अच्छा, तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, चलिए फिर इसमें यह पूछा गया कि उसका स्पीड कितना था व्हेन इट वाज 20 मीटर बिलो द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है इसका, उससे 20 मीटर्स जब नीचे था, ये है टॉप मोस्ट पॉइंट, तो यहां से 20 मीटर जब नीचे था, ये चीज जब 20 मीटर होगा तो उस समय उसका स्पीड कितना होगा, है ना। तो अच्छा हम जानते हैं कि इसी हाइट पर पहुंचने पर जाते वक्त जितना स्पीड होगा लौटते वक्त उतना ही स्पीड होगा। तो हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम ये वाला बताएंगे, क्योंकि ये बताना बड़ा आसान है। नहीं, हम लोग इसके लिए नोट लिखे एक, h हाइट नीचे गिरने पर स्पीड होता है √2gh। कब? अगर रेस्ट से चलना शुरू किया हो तो, और यहां पर ये रेस्ट से ही चलना शुरू करा, लौटने का मोशन, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुका होगा, वहां से लौटा होगा। तो यहां से रेस्ट से नीचे आया है, तो यहां पहुंचने पर जो स्पीड है उसका √2 × g × हाइट कितना 20 मीटर, तो ये हो गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद आपसे कहा गया नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टोटल मोशन। तो इसका जो पूरा मोशन है उसका एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। यहीं से चलना शुरू किया था और यहीं पहुंच रहा है फाइनली, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0, तो नेक्स्ट आंसर 0 हो गया। और एक और क्वेश्चन बच गया लास्ट में, एक और पूछा था कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टोटल मोशन। इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी देखो इधर की तरफ है 45 मीटर पर सेकंड, और हम सिमेट्री से जानते हैं कि जब यहां वापस आएगा तो 45 मीटर पर सेकंड से ही आएगा, 45 मीटर पर सेकंड, है ना।
तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे, आंसर आ जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन का। चलो ये आंसर अभी हम इसको लिख के भी बता देते हैं, लेकिन एक बात सोचते हैं, देखो पहले एक दिन बात हुई थी कि कोई चीज अगर कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रही है, चेंज नहीं कर रही है, कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू बराबर होती है ना। और इस मोशन में, इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं किया ना एक्सेलरेशन का, और कितना मैग्नीट्यूड कितना रहा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरे मोशन में एक्सेलरेशन का ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है ना। तो कोई चीज अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रही, तो उसका एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होते हैं। तो पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम बताएंगे जो इंस्टेंटेनियस था, मतलब जी डाउनवर्ड्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, है कि नहीं, वही आंसर होने वाला है। अगर हम लिख के भी देखें तो वही आना चाहिए। चलो अच्छा लिख देते हैं एक बार, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से एवरेज एक्सेलरेशन लिख देते हैं। ए एवरेज होता है ना डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 45 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स, तो माइनस 45 ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज ऊपर की तरफ 45 मीटर पर सेकंड प्लस 45। ये देखो ये जो लिखा है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये जो लिखा है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइम हम लोग निकाले थे 9 सेकंड आया था, नहीं जाने में लौटने में मिला के, तो ये कितना हो गया माइनस 45 माइनस 40 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो वही बात आपसे यहां पर हम कह रहे थे कि एक्सेलरेशन तो वेक्टर कांस्टेंट है ना, तो जो चीज कांस्टेंट है उसका एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होता है, तो इसलिए वही आंसर है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो ये क्वेश्चन हम लोग किए, और आज के लिए इसको यहां तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस पहले कर लेंगे, 1 डायमेंशन में ग्रेविटी के अंदर वाले क्वेश्चंस और कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट h अंडर ग्रेविटी, है ना। एक पार्टिकल है, उसको रेस्ट से ड्रॉप करना है और h हाइट से ड्रॉप करना है ग्रेविटी में, g में, नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में फुल स्टॉप करके आगे लिखिए, इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h, है ना। कहा गया कि अपने मोशन के अंतिम 1 सेकेंड में अगर वो h/2 डिस्टेंस चलता है तो h का वैल्यू बताइए, कितने हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था ये बताइए। ठीक है ना, चलिए आप एक बार कॉपी में इसको ट्राई करिएगा, फिर हम सोल्यूशन बताते हैं, वो सोल्यूशन देखिएगा। चलिए हम करते हैं सॉल्व। रेस्ट से ड्रॉप किया गया और h हाइट से ड्रॉप किया गया, ऐसा कहा गया है, और कहा गया कि अपने मोशन के अंतिम 1 सेकेंड में अगर यहां से यहां तक बोले, अंतिम 1 सेकेंड में क्वेश्चन में बोला है कि ये h/2 हाइट चलता है, यहां से यहां तक ये h/2 हाइट है ना। तो हमको पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करते हैं, मान लेते हैं पहले तो कि यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम उसको t लगा, कोई टाइम t मान लिया जाए। तो अगर t टाइम में रेस्ट से चल के यहां से यहां तक आया है तो h विल बी इक्वल टू, जो हम लोग जैसे नोट लिखे थे नहीं, हाफ g/t², नोट में लिखे थे t टाइम में कितना डिस्टेंस नीचे आएगा अगर ग्रेविटी में छोड़ा जाए, तो हाफ g/t²। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन ये बन गई, h इज इक्वल टू हाफ g/t²। देन उसके बाद ये कहा गया कि अंतिम 1 सेकंड में, मतलब यहां से यहां तक का टाइम जो है वो 1 सेकंड है, और इस 1 सेकंड में वो h/2 डिस्टेंस चला है ना। तो देखो एक चीज पहले हम बोल दें जो नहीं करना है हमको, ये नहीं लिखेंगे हम लोग कि दिस h/2 इज इक्वल टू हाफ g इंटू 1 सेकंड का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते, गलत है ये, क्योंकि यहां पर रेस्ट पे नहीं था, तो यहां से यहां तक के मोशन में हाफ g/t² नहीं लगा सकते। जब पहले वेलोसिटी 0 हो तभी ये चीज, ये वो जो इक्वेशन से लिख सकते हैं हाफ g/t² वाली, √2gh वाली, है ना, वो सब इक्वेशंस तभी लिखेंगे जब रेस्ट से कोई चीज चलना शुरू करे। चलिए तो इसको यहां से हटा लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते। एनीवे
तो हमने माना था यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम t लगा था, ऐसा माने थे हम। और ये भी दिया है क्वेश्चन में कि यहां से यहां तक 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ये वाला, ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है ना। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, दैट विल बी t-1, इतना सेकेंड लगा होगा। बोलो सही है कि नहीं? पूरा यहां से यहां तक आने में t सेकेंड, और यहां से यहां तक आने में 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने में t-1 है ना। और यहां पर रेस्ट पे है, तो यहां से यहां तक के मोशन के लिए जरूर हम लोग वो सब इक्वेशंस यूज कर सकते हैं ना, जो इस लेक्चर में सीखे थे हम लोग। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये h/2 है तो ये भी h/2 होगा, टोटल h है ना यहां से यहां तक, सॉरी ये ऐसे करें, ये टोटल h था, तो ये h/2, ये h/2 है कि नहीं। तो इसके लिए लिख सकते हैं, तो h/2 इज इक्वल टू हाफ g और t-1 का स्क्वायर। बोलो ठीक है ना। तो अब ये दो इक्वेशंस हो गई, ये वाली और ये वाली, इनको सॉल्व कर लेते हैं, h का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखो क्या करें, डिवाइड कर ले रहे हैं, है ना। तो ये इक्वेशन अपॉन ये, तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, तो h अपॉन h/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, g और g कैंसिल हो जाएगा, t अपॉन t-1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, तो t अपॉन t-1 विल बी इक्वल टू t/t-1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ले लेते हैं, तो प्लस और माइनस √2 दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन अच्छा अभी लिख दे रहे, चलो प्लस एंड माइनस √2, ऐसा कुछ आया। इसको इधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली दो आंसर दिखाई दे रहे हैं अभी। तो प्लस √2 लेंगे तो भी कुछ आंसर आएगा, माइनस √2 लेके चलेंगे तो भी कुछ आंसर आएगा, दो आंसर दिखाई दे रहे हैं ना। तो एक बार दोनों आंसर देखते हैं कितना कितने हैं। अगर यहाँ पे प्लस √2 लेते तो कितना आंसर होता, तो इसको जब इधर ले जाते तो लिखते t इज इक्वल टू प्लस √2 टाइम्स t-1 लिखते, है ना, ऐसा लिखते। और दिस विल बी इक्वल टू, इसको इधर ले जाए तो √2 - 1 टाइम्स t इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा √2, तो इससे t आ गया √2 अपॉन √2 - 1, है ना, ये हुआ। और अगर यहाँ पे हम लोग माइनस √2 लेके चलते तो आंसर क्या आता वो भी देख लेते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस √2 टाइम्स t-1, तो ये इधर जाएगा, तो √2 + 1 टाइम्स t इज इक्वल टू माइनस प्लस √2, तो यहां से t आया √2 अपॉन √2 + 1, है ना। तो ये दो आंसर्स आए, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्लस √2 लेके सॉल्व करते हैं कि माइनस √2 लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो होता क्या है, इनमें से यही आंसर सही है, यही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, ये वाला आंसर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों ऐसे कह रहे हैं, देखो यहां इस वाले आंसर में न्यूमरेटर में देखो √2 लिखा है और डिनोमिनेटर में लिखा है √2 - 1, है ना। तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है ना। तो इसका मतलब कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है √2 अपॉन √2 - 1, ये 1 से छोटी क्वांटिटी लिखी हुई है, मतलब ये टाइम 1 से कम है। और ये टाइम माने किस चीज को थे हम लोग, पूरा टाइम ऑफ मोशन, नहीं ऊपर से नीचे तक आने में इतना टाइम लगा था, तो ये पूरा टाइम 1 से कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जाते वक्त ये h/2 चलने में उसको 1 सेकंड लगा, गिरते वक्त लास्ट का ये h/2 चलने में 1 सेकंड लगा, तो पूरा टाइम 1 सेकंड से छोटा कैसे हो सकता है। यहां से यहां तक आने में भी कुछ टाइम लगा होगा, तो पूरा टाइम तो 1 सेकंड से ज्यादा आना चाहिए ना। इसलिए ये वाला आंसर को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये हो नहीं सकता, यही वाला आंसर सही होगा, है ना। तो ये हो गया √2 अपॉन √2 - 1, ये इसका आंसर है।